नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अमर उजाला दी बोनस आप देख रहे हैं। मैं हूं अंजलि सिंह। सोने के गहनों के बदले मिलने वाले गोल्ड लोन में बीते एक साल में 125% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ऊंची गोल्ड कीमतों, आसान प्रक्रिया और त्वरित नकदी जरूरतों ने इसे सबसे तेज बढ़ने वाला लोन बना दिया है। लेकिन सवाल है, गोल्ड लोन कब सही है? बैंक बेहतर है या एनबीएफसी? और सस्ता गोल्ड लोन कैसे मिलेगा? पासबुक द सेविंग शो में जानिए पूरी तस्वीर। तो देखिए, आज के शो में हम बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे वो आपको बता देते हैं। ऑन द शो क्या बात होगी वो जान लीजिए। सबसे पहले, गोल्ड लोन का सही इस्तेमाल आखिरकार क्या है, किस तरीके से सही इस्तेमाल इसका आप कर सकते हैं। बैंक बनाम एनबीएफसी किसी आप चुन सकते हैं। कुछ कहते हैं कि बैंक अच्छे हैं लोन देने के मामले में, कुछ कहते हैं एनबीएफसी अच्छे हैं। तो आपके लिए कौन सा बेहतर है? सस्ता गोल्ड लोन पाने के आखिरकार क्या तरीके हैं? सस्ता गोल्ड लोन आपको किस तरीके से मिल सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि गोल्ड लोन वर्सेस पर्सनल एजुकेशन लोन कौन सा आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब सुनते हैं मदन लाल की कहानी, कैसे छोटी सी गलती उन्हें भारी पड़ी। मेरठ के मदन लाल प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए उन्होंने जल्दबाजी में एनबीएफसी से गोल्ड लोन लिया था। बाद में पता चला कि बैंक से वही लोन कम ब्याज और कम चार्ज में मिल सकता था। ऊंची ब्याज दर की वजह से ईएमआई का बोझ बढ़ गया। इस तरह 3 साल में उन्हें काफी ज्यादा पैसा चुकाना पड़ गया। तो देखिए, सही तरह से गोल्ड लोन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए क्या ऑप्शंस रह सकते हैं, किस तरीके से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको, जैसे मदन लाल ने जो उनकी गलती थी उन पर भारी पड़ गई, वो गलती आप पर भारी ना पड़े। आज इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, जो लोन और पर्सनल फाइनेंस में लंबा अनुभव रखते हैं। आज वो आपको बताएंगे कि गोल्ड लोन को ज़रूरत के हिसाब से कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। विरल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया मुझे। जी सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि गोल्ड लोन बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आखिरकार क्या है और किन ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है लेने के लिए? देखिए, ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल वे बन चुका है वैसे देखने जाए तो काफी कुछ सालों से। और जहाँ पे मेरे पास अगर गोल्ड है और काफी मात्रा पे मैं जब गोल्ड रिजर्व करके रखता हूँ फिजिकली मेरे पास, तो कहीं ना कहीं ये एक सोच होती है कि जब कुछ इमरजेंसी मेरे लाइफ में आती है, राइट, तब मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस्तेमाल अगर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो पहले तो उसका इस्तेमाल हमको 6 से 8 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। 6 से 8 महीने या तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से लेकर 1.5-2 साल, ये पूरा टाइम फ्रेम अगर आपके दिमाग में रहेगा, यानी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ स्टार्ट करना है उसके लिए हो गई, या कोई ऐसा कैश फ्लो आपको मेंटेन करना है, आप बिजनेस में हो और कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट आती है, तो इस तरह के जो गोल्ड आपके पास रिजर्व पड़े हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जहां पे ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई जहां पे हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये बड़ा खर्चा आने वाला है, मान के चलिए शादी का खर्च, आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करके रखे हैं और जो शादी का खर्च होने वाला है वो बहुत बड़ा खर्च होने वाला है आपके लिए, बट उसका ड्यूरेशन अगर देखेंगे तो बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन होगा। तो जब हमारे पास ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, तब हम गोल्ड का लोन के बारे में सोच सकते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड हो या ऐसा कोई महंगा पर्सनल लोन हो, तब हम गोल्ड लोन के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तरीके हैं गोल्ड लोन के बारे में आपको कब सोचना चाहिए, वो सर आपको बता रहे हैं। सर, बैंक और एनबीएफसी से गोल्ड लोन लेने में जो आम ग्राहक हैं वो कौन कौन से व्यवहारिक अंतर उन्हें समझने चाहिए? देखिए, जब हम बैंक और एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, पहले तो बैंक की अगर बात करें तो कम ब्याज दर होती है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ईएमआई का डिसिप्लिन भी हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी अच्छे से और ज्यादा दिख सकता है। और प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं एनबीएफसी के मुकाबले। बैंकों में प्रोसेसिंग जो लगता है, टाइम जो लगता है, वो थोड़ा सा कंप्लायंस
पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होता है। और सामने अगर हम जब एनबीएफसी की बात करते हैं अंजलि, तब एनबीएफसी में उसका जो डिसबर्समेंट है वो फास्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्याज दरें भी थोड़ा सा वहां पे अगर देखें तो मुझे लगता है कंपेयर टू बैंक थोड़े से ज्यादा होंगे ब्याज दर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब हमको स्मॉल टिकट लोन्स चाहिए होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, तब हम एनबीएफसी के तरफ रुख कर सकते हैं। प्राथमिकता मुझे लगता है बैंकों को ही देनी चाहिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनबीएफसी भी हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं एनबीएफसी, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करें बैंक को। सर, अभी आपने ब्याज दरों की बात करी, तो गोल्ड लोन की ब्याज दरें किन फैक्टर्स पर काम करती हैं, निर्भर करती हैं, और इनमें कितना अंतर देखने को मिलता है? देखिए, लोन टू वैल्यू एलटीवी करके कॉन्सेप्ट होता है, वो सबसे उसको प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो, राइट। लोन का टेन्योर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कितने साल तक आपको चाहिए, आपको रीपेमेंट टाइप कैसा लेना है, आपको रीपेमेंट ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, इंटरेस्ट ओनली का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है गोल्ड लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुलेट यानी आपको एक साथ अगर करना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। और डेफिनेटली आप जो इंस्टीट्यूशन, या तो आप बैंक सोचे या एनबीएफसी सोचे, उस पे भी बहुत कुछ निर्भर होता है कि फैक्टर अगर आप बात करें तो बहुत ही सब्जेक्टिव भी हो जाते हैं, बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। देखिए, आमतौर पर अगर हम बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 10% का रेंज लगता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनबीएफसी में देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसे जो स्ट्रिक्ट रूल बैंक्स में होते हैं वो एनबीएफसी में आपको नहीं दिखेंगे, तो स्ट्रिक्ट रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम देना पड़ता है, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनबीएफसी में स्ट्रिक्ट इतने नहीं होते हैं, तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट जाता है वो कम से कम 10% से लेकर एज हाई एज 16% तक भी आपको इंटरेस्ट रेट का रेंज दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लेकिन अगर किसी को मान लीजिए कि गोल्ड लोन लेना है, सस्ता गोल्ड लोन लेना है, तो ऐसे ग्राहकों को किन शर्तों और चार्जेस पर खास ध्यान देना चाहिए? देखिए, 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें मुझे लगता है अंजलि। एक तो पहले जो मैंने लोन टू वैल्यू की बात की, एलटीवी की बात करी, वो कम से कम 65 to 70% तक ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा का एलटीवी नहीं रखना चाहिए। लोन टू वैल्यू वाला एस्पेक्ट जो है, ईएमआई बेस्ड जो रीपेमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है कोई भी कस्टमर के लिए। तो आप ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जहां पे आपका प्रिंसिपल भी कम हो रहा है और साथ में आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। बाकी जो प्रोसेसिंग फी होती है, उसका जो वैल्यूएशन का जो चार्ज लगाते हैं वो क्या होता है, फिर फोरक्लोजर अगर आपको करना है, आपने जो भी लोन लिए है, हालांकि जैसे हमने शुरुआत में देखा कि हमको शॉर्टर ड्यूरेशन के लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड लोन का इस्तेमाल करना है, पर उसमें भी अगर आपके पास पैसों की व्यवस्था हो गई, पैसे आपके पास मिल गए, राइट, तो आप अगर फोरक्लोजर करोगे तो वो उसके क्लॉजेस क्या रखते हैं वो भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और देखिए, लो इंटरेस्ट रेट अगर रहता है तो और कोई हिडन चार्जेस वहां पे छुपे हुए हैं कि नहीं, वो भी आपको पूछना चाहिए जब आप लोन ले रहे हैं। सर, किस तरीके के हिडन चार्जेस कई बार ग्राहकों से चूक जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, वैसे बहुत बार प्रोसेसिंग फीस अगर देखे तो वो एक कौन से परसेंटेज पे प्रोसेसिंग फीस लगाते हैं, उसमें और क्या एडिशनल चार्जेस लगाकर वो पूरा प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, वो पूछना चाहिए। फोरक्लोज चार्जेस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक या एनबीएफसी को कुछ मुनाफा ज्यादा करना पड़ता है या करना होता है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक चार्ज दिखाने के लिए एक चार्ज दिखा देते हैं, बट उसका ब्रेकअप नहीं बताते हैं। तो मेरी हमेशा राय यही होती है कि जब आप वो पूरा एक डिस्क्लोजर वाला उनका एक पॉइंट रहता है, जो हमेशा आरबीआई भी कहती है कि वो पूरा डिस्क्लोजर बैंकों को या एनबीएफसी को करना है। तो जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो पूरा उनको एक डिस्क्लोजर का पूछ लीजिए कि भाई डिस्क्लोजर में आप जो भी चार्जेस है उसका ब्रेकअप के साथ हमको बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या चार्जेस लेने वाले हैं और कब कब वो चार्जेस लगने वाले हैं। उसका पूरा एक शेड्यूल रहता है, वो आप शेड्यूल अगर उनसे मानते हैं तो वो पूरा जो हिडन चार्जेस वाला जो पार्ट है वो वहां से एलिमिनेट हो सकता है। बिल्कुल। तो सस्ता गोल्ड लोन अगर आप देख रहे हैं, आप लेने की सोच रहे हैं, तो देखिए इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि कहीं एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस तो नहीं आपको देने पड़ रहे हैं। चलिए सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, और आप अगर अपना सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं, सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। पासबुक द सेविंग शो हमारे शो का नाम है, और आपको शॉर्ट फॉर्म उसकी लिखनी है PASS, और उसके बाद आपको अपना सवाल
टाइप करके व्हाट्सएप कर देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखिए बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। जयपुर से सवाल आया है राहुल चौहान का। इन्होंने पूछा है कि बैंक और एनबीएफसी में गोल्ड लोन की ईएमआई में कितना फर्क आता है सर? देखिए अंजलि, डेफिनेटली ईएमआई एनबीएफसी के मुकाबले बैंक्स में हमेशा आपको कम दिखेंगे। तो बैंक को अगर आपको प्रायोरिटी रखना है और आपके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो अगर आप देखें तो ईएमआई पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कम से कम 2 से 3% भी कम हो सकते हैं कंपेयर टू एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल सकती है, बट जो आपका ईएमआई है वो एनबीएफसी में कंपेयर टू बैंक ज्यादा आएगा। और चार्जेस भी ऐसा हो सकता है कि जो बैंकों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी सी ढील बरतते हैं वो लोग, क्योंकि आपको आसानी से और फास्ट प्रोसेसिंग से लोन्स मिलते हैं, तो उसके चार्जेस भी शायद से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये सब फर्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। ईएमआई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैंक में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, रेट काफी कम मिलेगा कंपेयर टू एनबीएफसी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि टेन्योर पर भी डिपेंड करता है, तो अगर किसी को ज़्यादा लंबा टेन्योर अगर रखना है तो फिर कितना फ़र्क हम देख सकते हैं? देखिए टेन्योर में आप अगर देखिए परसेंटेज वाइज अगर देखें तो कम से कम मुझे लगता है 2 से 3% का भी फर्क दिख सकता है, क्योंकि एनबीएफसी कंपेयर टू बैंक्स तो डेफिनेटली आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा ही लगाती है, राइट। आप एनबीएफसी का रुख भी इसीलिए करते हैं क्योंकि शायद से आपको लोन जल्दी चाहिए होती है, राइट। इसके लिए जो प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो नियम बैंकों में होते हैं वो एनबीएफसी में थोड़े कम दिनों में आपको जल्दी से लोन मिल सकती है। तो वहां पे आपको कम से कम 2 से 3%, कई कई जगह पे तो 4 से 5% भी एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपको लोन जल्दी मिलती है और प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। तो एनबीएफसी का जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ब्याज दरें उनकी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। इंदौर से सवाल सीमा व्यास का, वो पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड लोन पर प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा होती है? यस, कंपेयर टू आप अगर दूसरे लोन्स देखें, स्पेशली मैं जब देखता हूं कि होम लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड लोन में डेफिनेटली प्रोसेसिंग फीस ज्यादा होती है और 1 से 3% का अनुमान लगाकर लेकर चलिए, वो भी डेफिनेटली एनबीएफसी टू एनबीएफसी या बैंक टू बैंक डिफर करता है। बैंकों से डेफिनेटली एनबीएफसी बैंकों में कम होता है एनबीएफसी के कंपेयर में, बट आपसे 1 से 3% का प्रोसेसिंग कंपेयर टू बैंक्स ज्यादा लेकर चल सकते हैं एनबीएफसी में। बिल्कुल। अगला सवाल लखनऊ से आया है विकास तिवारी का। इन्होंने पूछा है कि गोल्ड लोन की अवधि कितनी रखनी चाहिए, कितना टेन्योर रखें? देखिए जैसे हमने शुरू में भी देखा अंजलि, हम ऐसे एडवाइस करते हैं कि आप अगर गोल्ड लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आपका जो टेन्योर है वो 24 मंथ से कम रखिए, राइट। आइडियली मैं तो ये कहूंगा कि 6 से 18 महीना इज द स्वीट स्पॉट जहां पे आप गोल्ड लोन से लोन ले सकते हैं। कोई भी लोन 24 महीने से ज्यादा यानी 2 साल से ज्यादा की मत रखिए। 2 साल से ज़्यादा का टेन्योर आप जो है वो ना रखिए। लौटती हूँ मैं सर, और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं जो गोल्ड लोन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो फिर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से बैंक और कौन से एनबीएफसीज जो हैं वो कितने ब्याज दर पर आपको गोल्ड लोन दे रहे हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बैंक्स जो हैं वो किस ब्याज दर पर आपको गोल्ड लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो यहाँ पर 8.35% की ब्याज दर पर आपको गोल्ड लोन दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई यहाँ पर 8.65% की ब्याज दर से आपको गोल्ड लोन दे रहा है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो 9% की ब्याज ये चार्ज करता है गोल्ड लोन की एवरेज में। उसके बाद अगर देखा जाए एचडीएफसी बैंक यानी कि देश का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है वो यहाँ पर 9.30% की ब्याज दर से आपको गोल्ड लोन दे रहा है। उसके बाद है एक्सिस बैंक जो कि 9.75% की ब्याज दर से आपको गोल्ड लोन देता है। उसके बाद जरा देख लेते हैं कुछ एनबीएफसीज जो हैं वो यहाँ पर गोल्ड लोन किस ब्याज दर पे आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस को अगर आप देखें
तो 12.96% से लेकर 27% तक के ब्याज दर पर आपको गोल्ड लोन मुथूट फाइनेंस देता है। उसके बाद है मन्नापुरम फाइनेंस, यानी कि 14% से लेकर 23% के आसपास का यहाँ पर इसका भी ब्याज दर है। जब आप गोल्ड लोन लेंगे तो ये ब्याज दर आपको यहाँ पर चुकानी पड़ेगी। उसके बाद है बजाज फाइनेंस, जो कि 9.5% से लेकर 24% तक का ब्याज यहाँ पर चार्ज करता है। उसके बाद है IIFL गोल्ड लोन, जो कि 11.88% से लेकर 27% तक के गोल्ड लोन पे आपसे जो ब्याज दर होता है वो यहाँ पर चार्ज करता है। उसके बाद HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो 8.50 से 25% तक का ब्याज यहाँ पर चार्ज किया जाता है गोल्ड लोन को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बैंक्स है और NBFCs में की जो ब्याज दर होती है गोल्ड लोन में कितना ज़्यादा फर्क है। तो जब भी आप गोल्ड लोन लें तो एक तरह से आप होमवर्क कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बैंक से गोल्ड लोन लेने में फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है, आपकी बचत यहाँ पर हो सकती है। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आप बैंक को चूज़ करते हैं तो जो अलग अलग बैंक्स हैं वो कितना गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट देते हैं। इसके अलावा अगर आप NBFC चूज़ करते हैं तो कितना जो आपका इंटरेस्ट है गोल्ड लोन पर वो कितना मिलता है, कितना फ़र्क आता है, वो अभी अभिषेक ने, हमारे सहयोगी ने आपको बताया। मैं सर के पास दोबारा से लौटना चाहूँगी। सर, गोल्ड लोन को क्या पर्सनल लोन के तौर पर भी इस्तेमाल करना समझदारी भरा कदम होगा? डेफिनेटली अंजलि, देखिए हमने शुरू में ये बात की कि जब आपकी रिक्वायरमेंट शॉर्टर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और आपके पास गोल्ड फिजिकली काफी पड़ा हुआ है तो आप पर्सनल लोन पे मत जाइए, क्योंकि क्या होता है पर्सनल लोन की जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अगर आपके पास गोल्ड का रिजर्व है तो क्यों ना मैं गोल्ड मेरे पास जो पड़ा हुआ है उसका मैं फायदा लूं। आपकी अमाउंट जब आपकी कम होती है, यानी आपको बहुत ज्यादा क्वांटम में आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, मान के चलिए आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख के आसपास की आपको लोन चाहिए, तो आपको गोल्ड लोन का रुख करना चाहिए, नहीं कि आपको पर्सनल लोन का रुख करना चाहिए। जब आपका टेन्योर छोटा हो, मान के चलिए 6 महीने से 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा 18 महीने, तो आपको गोल्ड लोन का रुख करना चाहिए, नहीं कि पर्सनल लोन का। और देखिए EMI भी कैसा है कि आपका कैश फ्लो मैनेज करने के लिए रेडी हो। ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा पर्सनल लोन में कंपेयर टू गोल्ड लोन, राइट। हालांकि आप शायद से गोल्ड लोन आप NBFC या बैंक से लेंगे, राइट, पर पर्सनल लोन से तो डेफिनेटली उसका जो रेट रहेगा वो कम रहेगा। तो लॉन्गर टर्म लोन रहेगा तो डेफिनेटली आपको मुझे लगता है कि गोल्ड लोन के सामने पर्सनल लोन के सामने गोल्ड लोन का रुख डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल। तो टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेन्योर जो है वो कितना है। लेकिन सर, अगर मान लीजिए किसी को एजुकेशन पर्पस से अगर लोन लेना है तो क्या अब ऐसे में एजुकेशन के लिए क्या गोल्ड लोन लेना सही है? किन हालात में वो ले सकते हैं? और क्या ऐसा भी है कि मान लीजिए कि एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन के लिए गोल्ड लोन लिया, अब वो गलत साबित हो गया? देखिए कैसे होता है कि एजुकेशन भी आपको शॉर्टर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फंडिंग करनी है, राइट। आपके बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टर ड्यूरेशन का है। और जब मैं शॉर्टर ड्यूरेशन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई 1-2 साल उससे ज्यादा का टाइम आपके लिए नहीं है, बट आपके पास गोल्ड है जो आपको लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के पर्पज से यूज करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे को बोरोवर और कोलेट्रल का भी इश्यू नहीं होगा, राइट। जब आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड लोन को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म का नहीं होना चाहिए जो टेन्योर है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। EMI भी बर्डन आपको नहीं लगना चाहिए। अगर आप देखिए लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड लोन को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बट आपको ये जो EMI आएगी, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब पेरेंट्स की एज वो 60 पहुंच जाती है तब बच्चे सोचते हैं कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है। अभी आपको EMI का कैश फ्लो भी आपका मैनेज होना चाहिए। तो शॉर्टर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 साल ज्यादा से ज्यादा अगर है तो आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एजुकेशन के लिए गोल्ड लोन लिया हो और वो सही डिसीजन ना रहा हो किसी ग्राहक का? ऐसा भी क्या होता है? देखिए मुझे नहीं लगता है ऐसा कभी हुआ होगा, क्योंकि देखिए गोल्ड लोन का एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके पास कुछ एक एसेट है और उसको आप गिरवी रख रहे हो, राइट। आप एडिशनली कोई बर्डन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपकी एसेट जहां पे भी रहेगी वो सुरक्षित रहेगी और जब आप लोन पूरा खत्म कर दोगे तो वो एसेट आपके पास वापस से वैसे भी आने वाली है, राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई भी दिक्कत होगी। हालांकि ध्यान मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि देखना चाहिए कि जब आपका टेन्योर ओवरऑल 6 महीने से लेकर 2 साल तक का है
तब आपको गोल्ड लोन का सही इस्तेमाल करना होगा आपके लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। और सिर्फ गोल्ड लोन लेते समय एलटीवी अभी हम बात कर रहे थे, उसका उसको रखना कितना सुरक्षित माना जाता है? देखिए, एलटीवी की जब बात करते हैं, लोन टू वैल्यू की जब बात करते हैं, हमने थोड़े देर पहले देखा भी कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि लोन टू वैल्यू का जो है वो 60 to 70% होना चाहिए। उससे ज्यादा का अगर आप लेते हो तो आपको पूरा जो आपका कैश फ्लो है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, क्योंकि उसके अलावा आपको और बहुत सारी चीजें भी देखनी होगी आपके फाइनेंशियल लाइफ में, राइट। तो मुझे लगता है ओवरऑल 60 to 70% का जो रेशियो होता है वो काफी सही रहता है। 60% से कम भी हुआ तो भी बेस्ट है, मैं तो कहता हूं। बट आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो 60-70% का जो लोन टू वैल्यू का रेशियो बनता है वो सुरक्षित इसमें आता है। 60 to 70% इज आइडियल। बिल्कुल, 60-70% जो है वो सेफेस्ट कैटेगरी में जो है इसे कंसीडर किया जाता है। सर, कुछ सवाल आ गए हैं हमारे दर्शकों के, उन सवालों को एक बार हम फिर से शामिल कर लेते हैं। भोपाल से सवाल आया है पूजा सिंह का। सर, उन्होंने पूछा है कि क्या गोल्ड लोन में प्री पेमेंट पर पेनल्टी लगती है? देखिए, जब प्री पेमेंट की बात करते हैं तो बैंक्स में तो डेफिनेटली कोई प्री पेमेंट का वहां पे कोई फैक्टर आता नहीं है। एनबीएफसीज में शायद से आ सकता है, वो भी जो कंपनी टू कंपनी है, जो बैंक्स टू बैंक्स एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उसमें शायद से वो चीजें आ सकती है। कुछ ना कुछ कंडीशंस कोई कोई बैंक लगाते हैं प्री पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बैंक में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। बैंक्स में आप डेफिनेटली जाकर कभी भी प्री पेमेंट करके खत्म कर सकते हैं आपका लोन। बिल्कुल, तो बैंक में कभी भी जाकर आप अपना जो लोन है वो ख़त्म उसे कर सकते हैं। पटना से सवाल अमित रंजन का, इन्होंने पूछा है कि गोल्ड लोन में सोने की सुरक्षा कैसे होती है? देखिए, जब बात करते हैं ना गोल्ड की, अंजलि, तो एक तो बात यह है कि हमारे घर में हम अगर गोल्ड रखेंगे तो वो कितना सुरक्षित है ना, वो हमको नहीं पता है। बट अगर हम कोई इंस्टीट्यूशन को देते हैं, राइट, एक तो हमको बात यह है कि हमको रिक्वायरमेंट आई है पैसों की, वो भी शॉर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टर ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं क्यों ना मेरा जो गोल्ड रिजर्व है, जो मेरे शायद से घर पे इतना सुरक्षित नहीं है पर बैंकों में डेफिनेटली सुरक्षित है, क्योंकि वहां पे जो उनका पूरा मैनेजमेंट है, कंप्लायंस है, वो काफी हाई ग्रेड होता है, काफी अच्छी तरीके से होता है। वहां पे सीसीटीवी भी लगे हुए होते हैं, थर्ड पार्टी से वो बार बार ऑडिट भी करवाते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि कितना सुरक्षित है मेरा सोना बैंकों के पास। तो डेफिनेटली पैसों की रिक्वायरमेंट आई है, घर पे रखेंगे तो कितना सुरक्षित है पता नहीं है, बैंकों में मेरे ख्याल से घर से तो ज्यादा सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स है, कंप्लायंस है, जो बैंक्स और एनबीएफसी फॉलो करते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि ये भी एक सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो हो सकता है। सूरत से सवाल नरेश दवे का, सर, इन्होंने पूछा है कि क्या गोल्ड लोन बार बार लेना ठीक है? क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिविल पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी आप लोन लेते हैं, डेफिनेटली पर्सनल लोन पे इतना नहीं सिविल का या कोई क्रेडिट स्कोर का बातें आती है। बट उसके अलावा आप अगर देखें तो आप अगर क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं या आप या तो कोई भी लोन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो कोई भी लोन हो, अंजलि, हैबिट नहीं पड़नी चाहिए। जैसे हमने एकदम शुरू में देखा कि कोई कंटीजेंसी हो, इमरजेंसी हो, जहाँ पे वो पैसे जो आपको जिसकी लागत आपको लगी है वो करने में, वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, पर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एसेट है जिसको आप गिरवी रखकर लोन ले सकते हो, तो डेफिनेटली जो इमरजेंसी पर्पज से है तभी आप ऐसे लोन के चक्कर में पड़िए। और बाकी अगर देखें तो होम लोन काफी अच्छी तरीके से इन प्लेस आप आपके फाइनेंशियल लाइफ में कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी सारे लोन्स हैं वो उसकी आदत आपको नहीं लगनी चाहिए। और क्रेडिट स्कोर पे तो कहीं ना कहीं असर होता ही है। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं तो वो आपका जो कैश फ्लो है वो एक मुझे लगता है कि क्वेश्चन मार्क हो जाता है, वहां पे एक रिस्क फैक्टर दिखाता है कि आप अगर बार बार लोन लेते हैं तो। बिल्कुल, और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर ईएमआई मिस हो जाती हैं तो उससे और ज़्यादा सिविल स्कोर पर असर पड़ता है। सर, किन ज़रूरतों के लिए गोल्ड लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? देखिए, बहुत बार जब मार्केट बहुत अच्छा चलता है ना इन्वेस्टमेंट्स में, जब इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा चलता है या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट एसेट हो जो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स देता है,
तब मुझे लगता है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे तो लगता है कि भाई मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट 8-9-10% है, और मुझे जो स्टॉक मार्केट हो गया या ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोग मैंने ऐसे भी सुने हैं कि क्रिप्टो में निवेश करते हैं, ऐसे गोल्ड को गिरवी रखकर, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं गोल्ड लोन को गिरवी रखकर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट मुझे जो देना रहता है वो 8-10% रहता है, और वहां से मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे रिटर्न्स मिलेंगे 15-16-20%, 25%, 50% जितना मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा, रिटर्न कमाऊंगा मेरे इन्वेस्टमेंट से। तो ये सब जो चीज होती है कि मैं ऐसी कोई लग्जरी चीजें करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिप्टो में निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब चीजों के लिए डेफिनेटली मुझे लोन नहीं लेना चाहिए, लोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, कंटीजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे, इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ी है, तो मुझे लोन इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मान लीजिए अगर गोल्ड लोन सर किसी ने लिया है, किसी ग्राहक ने लिया है, और समय पर अगर वो ईएमआई ना चुका पाए, तो नीलामी से पहले क्या ऑप्शन उस ग्राहक के पास बचते हैं? देखिए, टेन्योर एक्सटेंशन का डेफिनेटली ऑप्शन रहता है, रिस्ट्रक्चरिंग का भी ऑप्शन मिलता है ग्राहक को, पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन देते हैं बैंक्स और एनबीएफसी कि आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, और नोटिस पीरियड और जो उनका कंप्लायंस है वो डेफिनेटली मेंटेन तो होता ही है, पर ऐसी प्लानिंग ही ऐसी करिए कि आप ऐसी कुछ ईएमआई चूक ना जाए, आपका बैकअप भी, आपको प्लान ए प्लान बी ऐसे करके आप जब लोन ले रहे हैं वो सब चीजें को ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा, हमने बात भी की अंजलि के, आपका जो लोन रहेगा वो शॉर्टर ड्यूरेशन रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी ईएमआई जैसी दिक्कतें आपको आएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ना टेन्योर एक्सटेंड कराने की अभी बात कही थी, कितने टाइम तक ये करवा सकते हैं? कितने ऑप्शंस होते हैं टेन्योर को एक्सटेंड कराने के? देखिए, 3 से 5 साल का टेन्योर का एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है। आपकी फिजिबिलिटी देखिए, आपका कैश फ्लो देखिए, दिक्कतें भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ शायद से आपका जॉब चला गया हो या बिजनेस में ऐसी कुछ दिक्कतें आ गई है, वो कितने टाइम तक आप फोरसाइट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स रहेगी, तो मुझे लगता है 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सटेंशन तो डेफिनेटली करा सकते हैं। बिल्कुल। और सिर, आपकी नज़र में गोल्ड लोन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? आपने जोखिम तो बताया कि उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन किन लोगों को ये लेना चाहिए, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, जो डिसिप्लिन रखते हैं, अगर हम लोन भी ले रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि मैं ये लोन यूज करने वाला हूँ, ये एसेट को गिरवी रखकर, तो मुझे पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, राइट? तो मैं डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे उसकी सेंस होनी चाहिए कि मैं लोन ले रहा हूं तो मैं लोन का प्री पेमेंट, मैं तो ऐसा भी कहता हूं अंजलि बहुत बार कि अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो उसको प्री पेमेंट करने का भी प्लान उसको आपको लोन लेने के वक्त ही कर देना चाहिए, जिससे आपके लोन आपको बर्डन ना लगे, राइट? आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद है, और बिजनेस ओनर्स ये चीजों का काफी अच्छे से फायदा कर सकते हैं, बट सेंसिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और मैनेजेबल होना चाहिए। राइट। और सही तरीके से अगर आप लोन लेते हैं, चाहे वो कोई भी लोन हो, तो देखिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे, अगर दर्शक एक ही बात याद रखें तो गोल्ड लोन लेते समय सबसे ज़रूरी नियम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि पहले तो आपकी कंटीजेंसी आपके लाइफ में आती है, इमरजेंसी आती है, या शादी जैसा ऐसा कोई इवेंट आता है, या बच्चों के पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फोरसाइट नहीं किया था और इमरजेंसी आ चुकी है, तब आप गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, तो आप वो गोल्ड का इस्तेमाल करिए आपके लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई लाइफस्टाइल खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गोल्ड लोन का इस्तेमाल मत करिए। बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है गोल्ड लोन लेते समय, और आपको कब लेना चाहिए वो भी सर ने आपको बताया। कौन कौन सी बातें आप अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में आप गोल्ड लोन बिल्कुल ना लें, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, द बोनस को अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया अंजलि, काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल सर, सेम हियर।
तो गोल्ड लोन सही जानकारी और सही तुलना के साथ लिया जाए तो ये सबसे सस्ता और सुरक्षित लोन बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी और गलत चुनाव इसे भारी नुकसान में बदल भी सकता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे बचत और समझदारी भरे फैसलों के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बोनस। नमस्कार।